नमस्कार। हम अभी लाइव आए हैं जयनगर न्यूज़ की ओर से। जयनगर न्यूज़ में आप सभी दर्शकों का, श्रोताओं, पाठकों का स्वागत है। अभी आप देख रहे हैं कि जयनगर का जो सबसे प्रसिद्ध जगह में से एक है और बौद्धिक वर्गों का यह प्यारा स्थल है आर्य कुमार पुस्तकालय, वहीं हम लोग आए हुए हैं। और बैकग्राउंड में आप देख सकते हैं, सबसे पहले तो आपको जो पुस्तकालय के कर्ता धर्ता यहाँ के हैं जो देखरेख करते हैं और सारा चीज़ इनके जिम्मे रहता है। हाँ, प्रभारी जी हैं यहाँ के, पंडित जी, हम लोगों के प्यारे पंडित जी, तो उनको दिखाए। अब आप वीडियो में देख सकते हैं कि उधर संजय पंडित जी हैं, फिर ज्ञानेंद्र सर हैं, सुरेश सर हैं और हमारे प्यारे युवराज जी हैं और हम भी हैं साथ में। तो बहुत महीनों के बाद ऐसा संयोग आया है कि सब लोग एक साथ आए हैं, क्योंकि कोई दिल्ली रहते हैं, कोई हरियाणा रहते हैं, कोई कहीं रहते हैं। सब लोग काम के बावजूद, अभी छुट्टी का समय भी है, तो उसके बाद एक जगह जुट पाए हैं। तो सब लोग पढ़ाई के यहाँ अखबार ही पढ़ रहे हैं और विभिन्न मुद्दे पर चर्चा कर रहे थे कि जयनगर शहर की क्या समस्याएं हैं। और अच्छा बता दें कि अभी बिहार में नगर निकाय चुनाव को लेकर भी माहौल था गर्म, लेकिन 2 दिनों से ठंडा इसलिए है कि हाईकोर्ट का आदेश आ गया है इस पर। फिलहाल स्थगित हो गया है, अब सुप्रीम कोर्ट या आगे जो होता है उस पर। लेकिन शहर में चुनाव का माहौल बना हुआ था, लेकिन कई वर्षों से या दशकों से देखा जाए तो शहर बहुत पिछड़ा हुआ है। इस अपेक्षा जैसे जयनगर आज से 30 साल पहले जहां था, उसकी अपेक्षा में जो शहर उस स्थिति में था, आज नगर परिषद बन गए, लेकिन यह नगर पंचायत ही है। तो इस संबंध में भी यहाँ पर आसपास चर्चा हो रहा था, तो हम सोचे लाइव आकर आप लोगों के समक्ष भी इस विषय को रखा जाए कि जयनगर की क्या क्या समस्याएं हैं, क्या क्या संभावनाएं हैं। नेपाल के अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर के पास यह शहर स्थित है। नेपाल की एकमात्र रेल लाइन है जयनगर से जनकपुर के बीच ही, जो अभी संचालित अवस्था में है। तो इससे क्या यहाँ पर पर्यटन क्षेत्र में क्या प्रभाव पड़ सकता है। तो जयनगर न्यूज़ के टीम के मेंबर भी यहाँ पर सब लोग हैं, तो उन लोगों से बातचीत करते हुए हम चाहेंगे कि सब लोग इस मुद्दे पर अपना अपना बात रखेंगे। तो सर लीजिए और नमस्कार। सुरेश गुप्ता जी हैं और युवराज प्रधान जी हैं। सुभाष यादव जी को आप जानते ही होंगे। तो हम सभी नज़दीक हो जाइए, युवराज नज़दीक हो जाइए, सर आप लेंगे हिस्सा। तो अचानक मेरा भी आगमन हुआ और अचानक हमारी बातचीत शुरू हुई कि हम लाइव आएंगे जयनगर के लोगों के साथ, अगल बगल के इलाकों में जितने भी हमारे पाठक हैं, दर्शक हैं, उनसे हम रूबरू होएंगे, उनकी समस्याओं से अवगत होएंगे और आपस में चर्चा करेंगे। आप लोगों का कोई प्रश्न हो तो आप प्रश्न अपना यहाँ कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं कि जयनगर शहर में क्या क्या सुधार हो सकता है, शहर को लेकर भी और शहर का विस्तार की क्या संभावना है, इस मुद्दे पर सर बताएं। जैसा कि आप जानते होंगे, जयनगर न्यूज़ की पहचान बेखौफ, बेझिझक और बेधड़क आवाज़ के रूप में है और यह आपका भरोसा हम पर बना हुआ है, इसके लिए आप सबों का सहृदय से धन्यवाद। और यह भरोसा हम बनाए रखेंगे, क्योंकि हमारी आवाज़ और हमारी लेखनी में दम है जो बिकने वाली नहीं है और इसको खरीदने की ताकत भी किसी के पास नहीं है। तो सुरेश जी। नमस्कार, मैं सुरेश कुमार गुप्ता। जयनगर नगर पंचायत को नगर परिषद में तब्दील हो जाना चाहिए। पूर्व नगर अध्यक्ष के द्वारा बोलिए इस बाबत आगे जानकारी नहीं दी गई, जिसका खामियाजा जयनगर नगरवासियों को भुगतना पड़ रहा है। और जयनगर में सबसे अहम मुद्दा नालों की समस्या को लेकर हो रही है। नाले तो हैं लेकिन ज़मीन से ऊपर है। अगर हल्की बारिश होती है तो सड़क और सड़क के साथ घर के अंदर पानी का जमावड़ा हो जाता है। इसका पूर्णतः निकासी नहीं होने के कारण जयनगर नगर वासियों को काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। नगर पंचायत कार्यालय के द्वारा पूर्व में ही मास्टर प्लान बनाया गया है, जो हम लोग सुनते आ रहे हैं, विगत 15 साल 10 साल से सुनते आ रहे हैं। मास्टर प्लान क्या है आज तक हम लोग नहीं समझ पाए हैं। मास्टर प्लान सिर्फ कागज़ के पन्नों में सिमट कर रह गई है। नहीं भैया, यहाँ रुकना चाहूँगा। क्या लोगों ने मास्टर प्लान के उस कागज़ को देखा भी है कि ये फंसावा हवाई बात है? नहीं, यह वक्त समय समय पे जो है नगर पंचायत कार्यालय के द्वारा यह लोगों को या झूठा आश्वासन दिया जा रहा है कि हमने जो है नगर
पंचायत के लिए मास्टर प्लान बना रखे हैं, या काम करेंगे वह काम करेंगे, लेकिन कभी हकीकत में इस पर जो है कोई पहल नहीं हुई। इसका जीता जागता उदाहरण है कि सरस्वती शिशु विद्या मंदिर जो रेलवे स्टेशन परिसर क्षेत्र में है, अगर आप बिना मास्क के वहाँ चले जाए तो बीमार होने की 100% संभावना है। समस्त जयनगर की कचरा जो है सड़क के किनारे ही फेंक दिया जाता है। लोग यह भी नहीं समझते हैं कि बगल में जो है स्कूल है, आरएसएस का कैंप है, वहाँ बच्चे आते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, बच्चे पढ़ते हैं, उसके स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा इस बात का भी ख्याल नहीं है। बगल में जो है गौशाला है, गौशाला को जो है 100 साल हो गया। लोग यहाँ तक कहने लगे हैं कि ये गौशाला नहीं मानवशाला में तब्दील हो गया है। और गौशाला कहाँ है? कभी हम लोग उसमें दूध लाने के लिए जाते थे, जब हम 5वें छठे में पढ़ते थे तब उस समय जो है गौशाला में गाय हुआ करती थी, लेकिन आज वहाँ नहीं है, आज वहाँ आवास बन गया है। अब हम पहले जरा मुद्दों से ही बात करते हैं। आपने जल जमाव और नाले की बात किया, तो जैसा कि मैं कल भी जयनगर के कई गलियों में मैं खुद ही काफ़ी दिनों के बाद आया तो मैं घूमकर रहा, तो मैंने देखा वास्तव में नाला बेतरतीब तरीके से बनाया हुआ, कोई योजनाबद्ध तरीके से नहीं, और गंदे पानी, गंदगियों से का अंबार और कूड़ा करकट जगह जगह। तो ये शहर की आप इसको पहचान मान लीजिए या शहर के लिए इसको एक अभिशाप मान लीजिए। या तो जयनगर की पहचान गंदगी से भरे हुए शहर के रूप में कर दीजिए, या फिर जयनगर के लिए इसको एक अभिशाप मान लीजिए, इस गंदगी को या गंदे नालों को। तो वास्तव में ताज्जुब है कि जनप्रतिनिधि के रूप में आपसे वोट मांगने भी आते हैं, आपसे तरह तरह के वादे भी करके जाते हैं, बहुत सारी चीज़ों को बोल कर भी निकलते हैं, हाथ भी जोड़ेंगे, तरह तरह के प्रलोभन भी दिए जाएंगे। लेकिन क्या जयनगर के मात्र 14 वार्ड के तमाम नालियों को बनाने के लिए इनको 14-15 सालों से कोई मौका नहीं मिला? अगर मिला तो क्या ऐसी ही नालियाँ बननी चाहिए थी? अगर ऐसी नालियाँ भी बनाया गया तो क्या शहर में जल निकासी की ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए थी, या सवाल दीगर है? सुभाष जी। सर ये तो है ही, चुनाव के संबंध में एक प्रश्न ये भी कहेंगे कि सर आज से 5 वर्ष पूर्व जब यहाँ के एसडीओ हुआ करते थे राघवेंद्र सिंह, तो उस समय गौशाला चुनाव का मुद्दा भी उठा, और चुनाव जब नहीं रहता तब यदा कदा कभी कभी गौशाला का मामला उठता, लेकिन चुनाव में कभी भी देखे किसी भी कैंडिडेट की ओर से, चाहे उस वार्ड के कैंडिडेट हो या फिर मुख्य पार्षद या उप मुख्य पार्षद, गौशाला का मुद्दा गौन ही रहा। गौशाला का कई एकड़ ज़मीन है जिस पर अतिक्रमण है या कब्जा है अवैध रूप से, उसके आवास पर कब्जा है, जहां गाय रहना चाहिए वहां दबंग नेता लोग रहते हैं या उसके समर्थक रहते हैं, इस तरह की बातें हैं। तो और अच्छा बीच में रोकना चाहूँगा, जब हम गौशाला की बात की, जैसा सुरेश जी ने भी कहा है, तो काफ़ी दिनों से मैं गौशाला के लिए एक हमारे स्थानीय नेता हैं राम प्रसाद राव जी, उनके द्वारा भी एक मुहिम सा छेड़ा गया कि लोगों ने अवैध कब्जा जमा रखा है, कुछ दबंग लोगों ने कब्जा जमा रखा है। तो क्या प्रशासनिक विफलता इसको मानी जाए कि स्थानीय लोगों की अकर्मण्यता इसको समझा जाए, या गौशाला की कमेटी का बस दिखावे भर के लिए यहाँ पे मौजूदगी मान लिया जाए? सर इसमें प्रशासनिक विफलता भी है, क्योंकि केवल राघवेंद्र सिंह ही ऐसा हिम्मत दिखा पाए थे कि चुनाव का साहस कर पाए थे। ये भी एक प्रक्रिया का हिस्सा है चुनाव होना। लोग कह सकते थे कि गौशाला की स्थिति सुधारना है तो चुनाव की क्या जरूरत है, जब प्रावधान है ऐसा कि कमेटी भी हो तो क्या दिक्कत है, कमेटी भी हो और सुधार भी हो। और कई एसडीओ आए गए, किसी में इतनी हिम्मत नहीं हुई कि उन्हें लगता था कि दबंगों के खिलाफ हम कैसे जा सकते हैं। कई लोग छेड़ना नहीं चाहते हैं या उस मामले में जाना नहीं चाहते। राघवेंद्र सिंह थे जो गए, लेकिन उनका फिर ट्रांसफ़र हो गया, प्रमोशन हुआ डीडीसी के रूप में। एक लोकसभा प्रत्याशी यहाँ के रहे हैं जो कि चुनाव लड़ते रहे हैं, समाजसेवी भी हैं, बबलू गुप्ता जो पूर्व सैनिक रहे हैं, वो भी समय समय पर गौशाला का मामला उठाते रहे, लेकिन व्यक्तिगत रूप से उठाते रहे, व्यक्तिगत ही रह गया, सामाजिक मुद्दा नहीं बन। क्या इसको नकार खाने में घुसती हुई तूती की आवाज़ मान ली? बिल्कुल सर, और प्रशासनिक विफलता भी समाज की। तो फिर स्थानीय जनप्रतिनिधियों की यहाँ क्या भूमिका मानी जानी चाहिए? उनकी भी सुस्ती ही है, वो भी नहीं चाहते हैं कि या तो एक नया लीडरशिप उभरेगा कि अगर सुधार हो गया गौशाला का, अगर नया कमेटी के माध्यम से
तो उन्हें लगता है कि उनकी छवि तो क्या सुंदर हो क्या जाएगी। वो भी क्या, नहीं क्या चाहते इस गौशाला की जमीन की बंदर बांट में भू माफियाओं की भूमिका से इनकार नहीं किया जा बिल्कुल सकता सर, है? उन लोगों का भी संलिप्तता है। कई बार चुनाव की बात आती है तो वे भूमाफिया लोग भी उसमें एक्टिव हो जाते हैं या अपने प्रतिनिधि भेज देते हैं। अच्छा, बातचीत के दौरान सुरेश जी अभी हमने एक लोक नेता का नाम लिया, राम प्रसाद राव। उन्होंने स्थानीय अस्पताल के लिए भी एक लंबी लड़ाई छेड़ा था। तो उस अस्पताल के बारे में आपका क्या कहना है? उसकी मूलभूत सुविधाएं क्या वास्तव में वह हो रही है कि वो भी बस सफ़ेद हाथी का दांत बन के खड़ा है? ये तो जयनगर अनुमंडल के लिए जो है बहुत खुशखबरी की बात रही है और सबसे लंबा चलने वाला आंदोलन रहा राम प्रसाद जी राव जी के द्वारा, और उन्हीं के अच्छी पहल पर जो है अस्पताल का चालू हुआ। चाहे राम प्रसाद जी जो है खड़ा होकर बिजली ट्रांसफार्मर लगाए हो या समय समय पर औचक निरीक्षण करते आए हो, लेकिन जिस ख्याल से जयनगर अनुमंडल का 75 बेड का यह अस्पताल है, उसमें उस तरीके से जो है कार्य नहीं हो रहा है। कहीं ना कहीं जो है वर्तमान समय में लिपापोती का कार्य किया जा रहा है या समय से चिकित्सक का नहीं आना। जो उपचार जयनगर अस्पताल में हो सकता है, यहाँ के चिकित्सक के द्वारा एंट्री करना और तुरंत उसको इमीडिएटली रेफर कर देना, यह जो है अपने आप में संदेह उत्पन्न करता है। और इसमें जयनगर अनुमंडल अस्पताल में कार्यरत गार्ड के द्वारा एवं आशा कर्मियों के द्वारा निजी अस्पताल संचालक के यहाँ संबंध होने के कारण अस्पताल में इलाज कराने आए मरीज को जो है वहाँ निजी अस्पताल में अपने कमीशन के अवध में भेज दिया जाता है। कई बार हमने देखा, प्रत्यक्ष आंखों से देखा, वहाँ गार्ड तैनात है और गार्ड के द्वारा भी जो है निजी अस्पताल में जो भेज दिया जाता है। और सबसे दुर्भाग्य की बात है जयनगर अस्पताल के लिए कि सरकार द्वारा जो हर एक सुविधा मुहैया है, नए तरीके का एम्बुलेंस मुहैया है, बावजूद प्राइवेट एम्बुलेंस का वहाँ भरमार रहता है। सरकारी एम्बुलेंस से लोग जाते नहीं हैं या फिर लोग उन पर नहीं भेजते हैं अस्पताल के प्रबंधन। मतलब ये कहा जाना चाहिए कि इतने अच्छे स्वास्थ्य सुविधा केंद्र के होते हुए भी वह सुविधा केंद्र बिल्कुल ही नितांत रूप से दलालों और एजेंटों पे निर्भर हो चुका है। हाँ, बिचौलियों का जो है कब्जा है, बिचौलियों का जो है दबदबा है और कायम है। वैसे भी जब स्वास्थ्य की बात चली और मैं काफ़ी दिनों के बाद जयनगर आया हूँ, मैंने देखा है यहाँ गली में कुकुर मुत्तों की तरह नर्सिंग सेंटर, अल्ट्रासाउंड सेंटर, पैथोलॉजी सेंटर्स ये सब खुल चुके हैं। तो क्या ये अप्रूव्ड हैं गवर्नमेंट के द्वारा? इनके पास शॉप इस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत या नर्सिंग एक्ट के तहत ये रजिस्टर्ड हैं या बिना रजिस्ट्रेशन के ही चल रहे हैं? ये जयनगर क्षेत्र में जो है कुछ अपवाद को अगर छोड़ दिया जाए तो 99% जो है बिना निबंधन के ही यह जो चल रहा है। और कुकुरमुत्ते की तरह वाकई उगा है, इस पर जो है नकेल कसने की जरूरत है। समय समय पर अधिवक्ता साहब कुमार राणा प्रताप ने आवाज़ उठाई थी, मधुबनी CS को जो है लिखित आवेदन दिए थे। इसके एवज में जांच आया और नामी गामी जांच घर या नामी गामी अस्पताल का जो है बोर्ड हटा दिया गया और जैसे ही वहाँ गए उसी के बाद जो है पुनः फिर जो है लगा दिया। इस पर जो है जांच होना बहुत जरूरी है। और सबसे मजे बात यह है कि नाबालिग जांच करते हैं, नाबालिग जो है रिपोर्ट करते हैं। 7वें 8वें वर्ग के छात्र जो हैं, जो आप नंगी आंखों से पैथोलॉजिस्ट में जो है देखा जा सकता है। तो मतलब बाल मजदूरी ये श्रम कानून का भी उल्लंघन जयनगर में होते हुए मैं देखता हूँ। प्रायः कई किरानों की दुकानों में भी और कई होटल्स में मैंने देखा है काफ़ी नाबालिग काम करते हैं। तो पदाधिकारियों को भी सख्ती से इस पर कार्रवाई करने की ज़रूरत है। प्रशासन से भी हमारी यह दरख्वास्त रहेगी, गुजारिश रहेगी कि यथा शीघ्र और यथासंभव यथोचित कार्रवाई जरूर किया जाए ताकि श्रम कानून का पालन हो और नाबालिगों से काम न लिया जाए। जी, अभी जो है गौशाला पर हम एक बात और कर देंगे। जयनगर SDO कार्यालय में SDO के नेतृत्व में अनुसर्वन समिति की बैठक होती है और उस अनुसर्वन समिति की बैठक में लोजपा के जो है प्रखंड अध्यक्ष जो है प्रदीप पासवान जी, ये गौशाला को लेकर और सरस्वती शिशु विद्या मंदिर के बगल में जो कचरा फेंका जाता है इसके लेकर हमेशा आवाज़ उठाती रही है, लेकिन उस पर आवाज़ सुन के भी इस पर जो है कोई पहल नहीं हुई। तो प्रशासन से नगर पंचायत ने कभी यह निवेदन नहीं दिया कि एक डंपिंग सेंटर कूड़े के लिए एक डंपिंग सेंटर बनाया जाए कहीं? नगर पंचायत के द्वारा जो है डंपिंग सेंटर बना हुआ है, जगह भी है नगर पंचायत के पास,
ये बात अलग है कि जितना जगह था वो छोटा हो गया है। सेंटर भी बना, उसका जो है मशीन भी लगाया है, लेकिन उस पर कोई कार्य अभी तक जो है नहीं हुआ है। और सबसे दुर्भाग्य बात कहिए या जयनगर के लिए जो है अशोभनीय बात है, एकमात्र मुक्ति धाम जहाँ जयनगर का कचरा फेंके जाने के कारण बदबू से आने जाने वाले लोगों को काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, एवं मुक्ति धाम में जो शवदाह संस्कार में जाते हैं वह चैन से 5 मिनट बैठ नहीं सकते हैं, इतना बदबू होता है। इस पर कई बार आवाज़ उठाई गई है विभिन्न संस्थाओं के द्वारा, पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से, पत्रकारों के द्वारा, लेकिन आज तक जो है इस पर कोई पहल नहीं हुआ। पिछले 1 साल से संध्या कमला आरती का आयोजन तो किया गया, जस्ट 25-50 कदम की दूरी पर संध्या कार्तिक क्रम का आरती कार्यक्रम का आयोजन होता है और उसी से 50 कदम की दूरी पर वह कचरा जो है फेंका जाता है। तो यह हम इसको क्या मान लें, एक तरह संध्या आरती कार्यक्रम मान ले या जो पूरे जयनगर का कचरा मुक्ति धाम के पास फेंक दिया गया है। मतलब आपके कहे अनुसार लोगों में जागरूकता की कमी है और इसमें जन चेतना आवश्यक है। जी, तो लोगों को आगे बढ़ना पड़ेगा, इन सब कुरीतियों के खिलाफ उनको हाथ बटाना ही होगा। अच्छा सुभाष जी, अगर बात अभी चुनाव की चल रही थी तो क्या माहौल है जयनगर का? तो जयनगर में जो उम्मीद किया जाता था कि चुनाव के समय और गहमा गहमी रहेगा, कई लोग निराशावश छोड़ दिए हैं। जैसे इस संख्या के आधार पर भी देखा जाता है सर कि 14 वार्ड के में पहले जितने कैंडिडेट होते थे, कैंडिडेट की संख्या कम हो गई है। अब चूँकि 2 अलग पद हो गए हैं, चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन के, उस पर तो 7 कैंडिडेट हैं, लेकिन वार्ड पार्षद को लेकर कैंडिडेट कम हो गए। नहीं, यहाँ तो मैदान में दिग्गज सब मौजूद थे। जैसे अगर हम बात करें तो 2-3 बार से लगातार प्रखंड अध्यक्ष रहे कैलाश पासवान जी हैं, अनिल बड़ोलिया जी हैं, एक चैम्बर ऑफ कॉमर्स के नामी व्यक्तित्व हैं, और भी ऐसे कमल धिमड़े हैं जो युवाओं कई साल से जनप्रतिनिधि रह चुके हैं। तो ऐसे कई दिग्गज, विशंबर पूर्वे जी हैं, अरुण जैन जी हैं, ऐसे कई दिग्गज मैदान में खड़े हैं। फिर तो मामला बड़ा दिलचस्प बनता है। हाँ, चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन पर ही मामला, वार्ड पार्षद में इस बार अधिक लोगों की रुचि भी अधिक नहीं है। इसका कुछ कारण हो सकता है? तो कारण सर आर्थिक भी है, क्योंकि पहले वार्ड पार्षद चुनते थे चेयरमैन डिप्टी चेयरमैन, अब डायरेक्ट चुना जाना है तो उसका असर भी कम है। तो लोग जो अपने आप को कद्दावर समझते थे वो चेयरमैन डिप्टी चेयरमैन के लिए आ रहे हैं। और चुनाव को लेकर सर लेकिन कई बार लोगों को लगता है कि पुराने चेहरे ही हैं, इसलिए बदलाव उन लोगों ने पिछले 20 वर्षों 25 वर्षों में कुछ किया नहीं है, तो कई लोग नाउम्मीद भी हो गए, इसलिए भी इस तरह का नहीं दिखता है। इसे जो कहा जाए तो इस चुनाव की जो प्रक्रिया अभी होने वाली थी, तो कोई भी चुनाव बहुत सारे असर छोड़कर चला जाता है। जैसे जातिवाद का लहर पैदा करता है, सामाजिक असमानता को बाहर लाता है, आर्थिक असमानता पे चर्चा होती है। तो क्या ऐसी बातें, रोजगार के लिए बातें होती हैं, तो क्या ऐसी कुछ चीज़ें यहाँ हो रही हैं कि किसी भी प्रत्याशी ने ये कहा कि मैं इतने लोगों को रोजगार दे सकता हूँ? इस तरह का चर्चा अगर हो भी रहा होगा तो कम से कम व्यापक रूप से नहीं हो सका है, क्योंकि कोई ये ना कहे कि लघु उद्योग वे अपने स्तर से खुलवाएंगे या उसको प्रोत्साहन देंगे। लघु या मध्यम उद्योग जैसे इधर कबीर कुटी के आसपास कई महिलाएं हैं जो स्वावलंबी हैं और लघु उद्योग के माध्यम से अपना परिवार चलाती है, तो उन्हें उनको देखकर और भी लोगों को प्रोत्साहित किया जाए। या और भी जैसे छोटा छोटा काम हो सकता है, जैसे कि बैग पैकिंग हो या कुछ इस तरह का काम कि जो बाहर में किया जा रहा है, जो यहाँ किया जा सकता है, जैसे 25-50 लोगों को रोजगार मिले, इस तरह का चीज़। मैं यहाँ बीच में रोकना चाहूँगा सुभाष जी। कल शाम को मैं अभी अपने मोहल्ले की तरफ मैं गया, वहाँ कई लड़कों से जो मकान के निर्माण कार्य में लगे रहते हैं, उनसे मेरी बातचीत हुई। उन्हें 10-10 दिन से कोई काम नहीं मिल रहा है, वो बैठे हुए हैं। तो मतलब बहुतों के पास काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें हैं। तो क्या स्थानीय प्रतिनिधि या स्थानीय प्रशासन इन लोग से पूछने तक नहीं आते हैं कि आपके घर में खाना खाने के लिए कुछ है कि नहीं, आप किस स्थिति में जी रहे हैं?
या उनके ज़िंदगी को उनके हाल पे छोड़ देते हैं? तो प्रशासन लग ही नहीं रहा है कि यहाँ प्रशासनिक पदाधिकारी की नियुक्ति हुई है। लग रहा है खाली खाली सा है। जैसे कई बार होता है ना कि कोई पोस्ट खाली रहता है तो किसी तरह चल रहा है भगवान भरोसे, इसी तरह जबकि ये होना चाहिए भगवान भरोसे तो बेहतर चलता है, ये अधिकारियों के भरोसे बदतर चल रहा है। लग ही नहीं रहा है कि यहाँ पर अधिकारी पदस्थापित भी है, कोई मतलब न अधिक अपराधियों में खौफ है। पिछले कई वर्षों में आपने अभी अपराधी की बात किया तो व्यवसायियों की हत्या हो गई। तो मैं लगातार अपने इस क्षेत्र से जुड़ा रहता हूँ। मैंने पाया कि जयनगर में काफ़ी ज़्यादा गोलीबारी हो रही है, हत्याएं हो रही हैं, छिनतई हो रहा है, आए दिन मैं देखता हूँ। सूरज भैया, आपका क्या कहना है? यह जो है दुर्भाग्य है, कहीं ना कहीं जो है हम लोग में भी कमी है और स्थानीय प्रशासन की चाक चौबंद नहीं होने के कारण अगर प्रशासन चाह ले तो अपराधियों पर नकेल तुरंत कर देंगे। कहीं ना कहीं कमी है उसमें और ये ढंग की वारदातें हो रहे हैं। और आजकल जो है शाम में लोग इस कमी को आप प्रशासन की नाकामी कहना चाहेंगे कि प्रशासनिक शिथिलता कहेंगे? प्रशासनिक शिथिलता कि प्रशासन के लोकल इंटेलिजेंस का फेल्योर मानेंगे कि प्रशासन चाहता ही नहीं है? सर, लोकल इंटेलिजेंस तो नाम के लिए रह ही नहीं गया है। लोकल इंटेलिजेंस के नाम पर उसके पास तो कुछ दलाल होते हैं, वही असली केस को दबा देते हैं, फर्जी केस को आगे बढ़ा देते हैं। ऐसा भी देखने को मिला है। हाल ही में एक गांव है यहाँ पर सर अड्डा, वहाँ हथलेटवा, वहाँ का कुछ लोग पर, वहाँ का जो प्रभावशाली लोग स्थानीय युवकों पर फर्जी SC/ST एक्ट लगवा दिया है, फर्जी रेप केस, पॉक्सो एक्ट, ये सब लगवा कर कई महीने से जेल है। उस मामले को लेकर वो कई बार DSP के पास गए, वो हमारे पास भी मिलने आए थे। तो DSP के पास गए, DSP ये कहकर, जबकि मेडिकल रिपोर्ट आया है कि उसके साथ दुष्कर्म की घटनाएं नहीं हुई, लेकिन सीधे वो DSP कह रहे हैं कि अब हम क्या कर सकते हैं। तो उसके इर्द गिर्द DSP हो या थानेदार हो, उसके इर्द गिर्द दलाल घूमते रहते हैं जो स्पष्ट देखे जा सकते हैं कि कौन है नहीं है। तो वो लोग समाज को मतलब कनेक्शन का काम नहीं करते हैं, वो है कि फर्जी केस को आगे बढ़ा सकते हैं और असली केस को दबा सकते हैं, इस तरह का चीज़। तो इसके लिए जयनगर न्यूज़ की टीम की तरफ से एक एक्टिव अधिवक्ता को नियुक्त कीजिए जो ऐसे केसेस, हम लोग ऐसे विधि सलाहकार भी नियुक्त करेंगे। क्योंकि मैं एक वकील हूँ और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, पटियाला कोर्ट, 30,000 कोर्ट, हर जगह सोनीपत कोर्ट में देखता हूँ। तो ऐसे फर्जी केसों में दम नहीं होता है, कानून को कानून से ही काटा जा सकता है, किया जाता है आर्थिक जी हाँ, परेशान मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का भी हो सकता है। अगर कोई पदाधिकारी इस पे संज्ञान नहीं ले रहे हैं तो पदाधिकारी पे भी मतलब क्वेश्चन मार्क आ जाता है। तो जयनगर न्यूज़ की टीम के द्वारा एक विधि सलाहकार नियुक्त कीजिए जो ऐसे लोगों को मुफ्त में कानूनी सलाह दे। ये अच्छा सलाह है सर जी। और थाना में ही कुमार राणा प्रताप इसके लिए एक सटीक व्यक्ति साबित हो सकता है। हमारे चंदेश्वर यादव जी हैं, काफ़ी अच्छे अधिवक्ता हैं, वो अपना सलाह दे सकते हैं। तो अपराध चरम पे आपका ये कहना है? हाल ही में अमर यहाँ के जो भी श्रवण कपूर, जिनके बारे में शहर में एक भी व्यक्ति नहीं कह सकते हैं किसी से वो झगड़ते ही। मैं आपको बता दूं, मुझे दुख है, श्रवण कपूर मेरा बैचमेट हुआ करता था, तो मेरा काफ़ी जिंदादिल दोस्त था। तो उसने कभी भी एक अपशब्द तक हमारे बातचीत के दौरान कभी उसके मुंह से हमने नहीं सुना। उसके जाने का मुझे क्या, मेरी पूरी मित्र मंडली को दुख है और वास्तव में एक क्षोभ है हमारे अंदर इन सब बातों के लिए कि उसको उस चीज़ के कारण जाना पड़ा जिसमें उसकी कोई संलिप्तता नहीं, उसका कोई जांच में भी आया लव जिहाद का जो मामला था जी, उस कारण उनकी हत्या हुई। तो यहाँ कई कोचिंग संस्थान है जहाँ इस तरह का प्रश्रय मिलता है। कंप्यूटर कोचिंग, आपने एक शब्द अभी प्रयोग किया है, जिहाद। तो हाँ, को हथियार बनाया। यह बॉर्डर एरिया है, सीमावर्ती क्षेत्र है जयनगर और काफ़ी मॉड्यूल यहाँ पे चल रहा है। अभी हाल ही में आपने PFI नेटवर्क देखा होगा। तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि जयनगर के भी इर्द गिर्द जितने भी सीमावर्ती गांव हैं जहाँ पे मदरसे हैं, जहाँ पे हैं, तो PFI की मौजूदगी से आप इनकार नहीं कर सकते।
वहाँ प्रशासनिक घेरेबंदी विभिन्न आतंकी और संगठनों के स्लीपर सेल यहाँ एक्टिव है इस एरिया है में। और शुरू पिछले 20 वर्षों में सर सर्वाधिक आतंकी पूरे भारत में अगर कहीं पकड़े गए होंगे तो दरभंगा प्रमंडल में पकड़े गए। समस्तीपुर, मधुबनी, दरभंगा या सीतामढ़ी जिला, ये सब यही है। तो यह एक आसान रास्ता मिल जाता है जयनगर, जनकपुर, ये जो भी हमारा जो बॉर्डर है खुला बॉर्डर, तो उसकी तरफ से। अच्छा भैया, आप सीमावर्ती क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, तो यहाँ पे गृह मंत्रालय की फोर्स लगेगी SSB, तो उसके क्रियाकलापों के बारे में बताइए। जब से सीमा पर जो है सीमा सुरक्षा बल की तैनाती हुई है तो अपराध में कमी आई है। खुली सीमा होने के कारण नेपाल के अपराधी क्या होते थे कि भारत में आकर क्राइम किए और तुरंत नेपाल की ओर चले गए। अगर कोई भारत में क्राइम होता है, अगर भारत का अपराधी भी क्राइम करते हैं तो वो अपने नेपाल में जो है इन करेंगे, कारण कि भारत नेपाल के बीच जो है रोटी बेटी का संबंध है और एक दूसरे देश में रिलेशन होते हैं, तो उनको छुपने के लिए क्या है आसान जगह मिल जाता है। लेकिन सीमा क्षेत्र पर SSB की तैनाती होने से बॉर्डर एरिया का लोग जो है अपने आप को जो है सुरक्षा महसूस करते हैं। अच्छा, यहाँ सुबह सभी आपने बातचीत में ही कहा कोचिंग इंस्टीट्यूट्स, तो वो भी मैंने देखा, जैसे हमने कुकुरमुतों की तरह हुए नर्सिंग संस्थानों के बारे में बात किया, तो वैसे काफ़ी ज़्यादा शिक्षण संस्थान भी है। तो इसका क्या, क्योंकि मैं एक शिक्षक रह चुका हूँ, कुछ टीचर निश्चित रूप से बेहतरीन है जिसका उदाहरण नहीं है, और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो एक बहाना के तौर पर खोल लेते हैं कि अगर वहाँ मतलब लड़कियों का आमद होगा तो इस तरह से, मतलब सब चीज़ सामाजिक पटल पर है कि इसका मिसयूज किया जाता है। और पंडित जी भी यहाँ है पुस्तकालय के, देखते होंगे सारा चीज़ अपने आंखों से, इतने वर्षों का इनका अनुभव है, वो भी बताते रहते हैं, शेयर साझा करते रहते हैं कि क्या क्या होता है पढ़ाई के नाम पर पढ़ाई हो, बाकी जो करना है तो उस नाम पर हो, ये ना कि पढ़ाई के बहाने वो चीज़। तो यही सब चीज़ है। और सर शहर में अतिक्रमण और ट्रैफिक जाम को लेकर भी काफ़ी समस्याएं रहती, शहर का विस्तार नहीं हो पा रहा, संकुचन है, तो उस संबंध में सर अपना विचार रखिए। तो नगर परिषद क्यों न हो? सुभाष, जैसा कि आपने कहा कि शहर संकुचित है, तो आपने देखा होगा दिल्ली, नई दिल्ली, पटना, पटना, उसके बाद नोएडा, ग्रेटर नोएडा, ऐसे नए नए कंसेप्ट के द्वारा शहरों का विस्तार, क्योंकि किसी भी ज़मीन की एक सीमा क्षेत्र जो है वो फिक्स होता है, और जब आप संकुचित हो जाते हैं तो आप उससे आगे अपना फैलाव चाहते हैं। तो इसके लिए आपको एक्टिव होना पड़ता है प्रशासनिक तौर पर, स्थानीय तौर पर, स्थानीय संगठनों के द्वारा। आप भी जयनगर, न्यू जयनगर एरिया, आपका कंसेप्ट जो है वो कारगर रूप से आप प्रतिपादित कर सकते हैं। आप देखिए तो यूनियन टोला के बाद का एरिया पूरा खाली है, आप उधर मार्केट को बढ़ा सकते हैं। हाँ, दिल्ली और कमला पुल एक गैप मेंटेन करता है, लेकिन कोई बात नहीं, उस पुल पे भी आप साप्ताहिक मार्केट लगा सकते हैं, मंगल बाज़ार या बुध बाज़ार या बीड़ बाज़ार आप ज़रूर लगा सकते हैं प्रशासन के सहयोग से, ताकि लोगों को दूरी महसूस नहीं हो। इधर भेलवा टोला का भी विस्तार आप कर सकते हैं, उधर भी कर सकते हैं। अभी भी जयनगर के पास काफ़ी ऐसी जगह हैं जहां मार्केट फैल सकता है, बट लोगों को भी आना पड़ेगा, प्रशासन को भी सपोर्ट करना पड़ेगा, मूलभूत सुविधाएं देनी पड़ेंगी। यहाँ तो मैं देखता हूँ कि लोग वॉशरूम कहाँ जाएं इसकी व्यवस्था नहीं है, जगह जगह लोग थूकने से बाज नहीं आ रहे हैं, और लोग जहाँ भीड़ है वहीं आना चाहते हैं। इस तरीके की सोच उन्होंने पाला हुआ है, कोई नया जगह उन्होंने डेवलप नहीं किया हुआ है। मैं कल आ रहा था, रेलवे के जो दीवार बनाई गई है किनारे किनारे बस स्टैंड तक, शहीद चौक तक, मैं उस किनारे किनारे आ रहा था, मेरे दिमाग में तरह तरह की बातें आ रही थी कि यहाँ साप्ताहिक मार्केट लगवाया जा सकता है नगर पंचायत के द्वारा, अगर नगर पंचायत या शुरू करे तो। ऐसा मैंने कई जगह देखा है, नांगलोई मेट्रो स्टेशन के नीचे देखिए, कमोबेश आपको दिल्ली के हर मेट्रो स्टेशन के नीचे ऐसे मार्केट आपको मिलेंगे। जब वहाँ मिलेंगे तो जयनगर में भी यह कंसेप्ट लागू किया जा सकता है, और इससे लोगों को रोज़गार भी मिलेगा, लोगों का व्यापार भी फलेगा फूलेगा, और लोग जो कहते हैं कि मैं खाली बैठा हुआ हूँ, मुझे लगता है कि वो खाली नहीं बैठेंगे। सर, पर्यटन को लेकर आप क्या सोचते हैं, क्योंकि जयनगर अंतर्राष्ट्रीय जगह पर अवस्थित है
और रेल से पूरे भारत से कनेक्टेड है। तो यहाँ तो पर्यटन की काफ़ी संभावनाएं हैं, लेकिन यहाँ इससे होटल व्यापार ये सबको बढ़ावा भी मिलेगा। तो क्या क्या सरकार करे, धार्मिक पर्यटन हो, ऐतिहासिक पर्यटन जी, तो यहाँ विस्तार मिलेगा। सुभाष जी, जैसे राजगीर लोग जाते हैं, जयनगर भी उसी तरह उसी अनुपात में। सुभाष जी, राजगीर जब जाते हैं तो लोगों के मन में होता है कि हम झरना देखेंगे, हम जैन मुनि लोगों का आश्रम देखेंगे, पारसनाथ की पहाड़ियाँ देखेंगे। अगर आप ताजमहल जाते हैं तो आपके मन में होता है कि आगरा में हम ताजमहल देखेंगे, जिसकी सुंदरता, शब्द आता है सुंदरता, जो आपके मन को मोहता है और आपको खींचता है उस जगह की तरफ। क्या आपके शहर में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो लोगों को खींच कर अपने पास लाए? यहाँ लोग 25-25 लाख रुपए अपने मकान को बनाने में लगा देते हैं, करोड़ रुपए की ज़मीन खरीद लेते हैं, लेकिन अपने घर के आगे क्या उन्होंने 2 अशोका के पौधे लगाए जो सुंदर दिखे? कतई नहीं। अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ तो आप मुझे रोक सकते हैं। जिन्होंने 25 लाख रुपए मकान बनाने में लगा दिए, जिन्होंने 25 लाख रुपए ज़मीन खरीदने में लगा दिए, उन्होंने 250 या 500 रुपये का अशोका का पौधा अपने घर के आगे नहीं लगाया। उन्होंने अपने घर के आगे 2000 से 5000 के बीच में खर्चा होने वाला नाला का निर्माण नहीं किया कि पानी की निकासी कैसे हो। सब कुछ हम सरकार के भरोसे ही नहीं छोड़ सकते, सब कुछ हम प्रशासनिक पदाधिकारियों के जिम्मे ही नहीं छोड़ सकते। केवल उन्हीं को हम दोष नहीं दे सकते, उनको ही कोस नहीं सकते हैं। कुछ हमारी भी जिम्मेदारियां होती हैं। तो सबसे पहले तो आपको सुंदर दिखना पड़ेगा, और सुंदर दिखने के लिए आपको सुंदर बनना पड़ेगा, और सुंदर बनने के लिए आपको सुंदर सोचना पड़ेगा। जब आपकी सोच सुंदर नहीं होगी तो लोग आपके पास कतई नहीं आएंगे। जैसे अगर आप गंदा कपड़ा पहन के आते तो मैं आपसे बिल्कुल कन्नी काट लेता, बिल्कुल। एक हमारी ये ह्यूमन टेंडेंसी है, सामान्य जी, हमारा मानव स्वभाव है ये। तो सुभाष जी, जैसा आपने कहा पर्यटन क्षेत्र, हाँ, पर्यटन क्षेत्र के रूप में इसको डेवलप किया जा सकता है, क्योंकि लोग, हाँ, इसको पर्यटन क्षेत्र के रूप में डेवलप किया जा सकता है। जैसे भैया ने कहा कमला आरती एक अच्छी शुरुआत है, एक अच्छा इनिशिएशन है, लेकिन उसी के साथ एक ड्रॉबैक भी तो था कि उसी के जस्ट 50 मीटर की दूरी पे या 100 मीटर की दूरी पे इन्होंने कहा कचरे का अंबार। तो लोग क्या देखने आएंगे? लोग कमला आरती देखने आएंगे और उनकी नज़रें जब कूड़े के अंबार पर जाएगी तो वो नाक मुँह सिकोड़ के दोबारा आने से वो परहेज करेंगे। मैं आपको बता दूं कि कल मेरे बेटे ने कहा कि मैं रेस्टोरेंट में खाना खाने की वो जिद कर रहा था। मैं पूरे जयनगर में तलाश आया, मुझे कोई भी अच्छा रेस्टोरेंट नहीं मिला जहां मैं अच्छे से 10 मिनट बैठ सकूं। अगर 2-4 कमोबेश 2-4 तथाकथित अच्छा रेस्टोरेंट भी अगर आप मान लें तो वो भी बैठने के लिए सही जगह नहीं बनी हुई है। उसका भी जहाँ तहाँ सामान सब फेंका हुआ है, रखा हुआ है बेतरतीब तरीके से, अनप्रोफेशनल एम्प्लॉयज़। तो ये सारी चीज़ें आपको एक अच्छे पर्यटक स्थल के रूप में डेवलप होने से रोकती हैं। आप अभी तक यहाँ के लोग ट्रेडिशनल मानसिकता से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, उनकी सोच प्रोफेशनलिज्म तक नहीं पहुँच पा रही है। जबकि यह क्षेत्र सीमावर्ती, अंतर्राष्ट्रीय सीमावर्ती क्षेत्र है। जयनगर से जनकपुर के लिए ट्रेन खुल चुकी है और जनकपुर एक पर्यटन क्षेत्र के रूप में डेवलप है। अधिकांश लोग जनकपुर में जाकर हॉल्ट करना पसंद करते हैं, लेकिन वो जयनगर रुकना पसंद नहीं करते, क्योंकि यहाँ पर्यटन क्षेत्र के रूप में जो मूलभूत सुविधाएं लोगों को चाहिए होती है, जबकि जनकपुर बहुत महंगा है। हाँ, उसका घोर अभाव है। यहाँ सुभाष महंगा और सस्ता से बात नहीं है। आज हाँ, आप अगर एक शर्ट खरीदने जाते हैं तो शायद आप 25 शर्ट को देखने के बाद एक शर्ट चुनते होंगे, भले वो 500 या 700 या 1000 रुपये का शर्ट आप लेते हैं। तो आपने कॉस्टिंग नहीं देखा, आपने शर्ट की क्वालिटी देखी। वैसे ही लोग घूमने जब आते हैं तो ठहरने के लिए होटल की क्वालिटी देखते हैं, वो पैसे नहीं देखते, वो खाने के लिए भोजन की क्वालिटी देखते हैं, सर्विस देखते हैं। अगर आप पुअर सर्विस देते हैं तो फिर वो आपकी तरफ देखना भी पसंद नहीं करते हैं, उनके मन में वो छाप पड़ जाती है। तो जयनगर के क्षेत्र को अगर आप पर्यटन स्थल के रूप में बदलना चाहते हैं कि पर्यटक यहाँ आए, तो आपको एक नए सिरे से तैयारी करनी पड़ेगी। समाज के बुद्धिजीवियों को बैठना पड़ेगा, फुल प्लान बनाना पड़ेगा और अपनी सोच को सबसे पहले बदलनी पड़ेगी। सर, चुनाव जो हो रहा था तो कहता है कि चुनाव में जो सिविल सोसाइटीज़ का रोल होना चाहिए, उसके लिए कुछ लोगों को हम देखते थे काफ़ी एक्टिव रहते थे, जिसमें कि यहाँ के प्रसिद्ध
साहित्यकार हैं और कलाकार भी हैं वो विमल मस्करा जी, वे फेसबुक पर लिखकर मुद्दा को सामने लाते थे कि जाति धर्म मजहब इस पर ना, ये मुद्दे पर लिंग या आर्थिक आधार पर चुनाव ना होकर मुद्दे के आधार पर उन पर कई लोग को देखते थे पॉजिटिव कमेंट आता था, जैसे कि सुभाष शर्मा जी हैं जो आज तक में हैं, सुमन शर्मा जी और भी लोग हैं, सुरेंद्र जी करके हैं कोई, इस तरह के कई लोगों का पॉजिटिव फीडबैक रहता था कि बदलाव हो, सही ढंग से बदलाव हो। तो विमल मस्करा जी का हम लोग उनको रीड करते थे, पढ़ते थे कि उनका रेगुलर अपडेट रहता था कि किस ढंग से क्या क्या विकास होना चाहिए। वैसे भी पुस्तकालय की संस्कृति जो है वो जीवित रखे हुए हैं अभी तक, भले लोग यहाँ नहीं दिखते हैं, नहीं आते हैं। ये तो है कि कहीं ना कहीं कुछ लोग नहीं भी देखते हैं कहीं पर। सुभाष जयनगर में अगर आपने विमल मस्करा जी का नाम लिया, सुभाष शर्मा जी का नाम लिया, संजय शर्मा जी जो आज तक उनका नाम लिया, तो वास्तव में यह एक ऐसी श्रृंखला है लोगों की, ये ऐसे व्यक्तित्व हैं जो वास्तव में बुद्धिजीवियों के रूप में हैं और वंदनीय है। इनका नाम लेते ही दिल में एक सम्मान सा पैदा होता है। तो वास्तव में जयनगर जब तक है इनके द्वारा किए गए कार्यों को लोग भुला नहीं सकते हैं। अगर हम बात करें उनके द्वारा लिखे गए कुछ शब्द का, तो उन्होंने निजता से ऊपर उठकर लिखा है। उनकी सोच विमल मस्करा की सोच कि सिर्फ विमल मस्करा तक सीमित नहीं होगी। उनकी सोच जयनगर जब भी आप देखे होंगे एक सामूहिक रूप से सामूहिक लाभ के लिए उन्होंने लिखा होगा। वह चाहते होंगे कि अगर जयनगर का विकास हो तो जयनगर में केवल उनके घर के सामने विकास नहीं हो बल्कि संपूर्ण जयनगर का विकास हो। ऐसे लोगों के मन में टीस होती है, एक कसक होती है कि जयनगर जो बहुत आगे निकल जाना चाहिए था वह बहुत पीछे अभी भी रह गया। जयनगर का विकास एक निश्चित तौर से राजनीतिक साजिश का शिकार होता चला गया। लोगों की निजी महत्वाकांक्षा ने और निजी लोभ ने, भ्रष्टाचार ने जयनगर के पंचायत को, नगर पंचायत को एक दीमक की तरह खोखला कर दिया गया। सीमावर्ती क्षेत्र है, कई सारी ऐसी योजनाएं आई जिसके रकम का, राशि का वहाँ बंदर बांट कर दिया गया, कागज़ पे भरपूर दिखा दिया गया। कई बार मैंने भी इसके खिलाफ पत्राचार किया, आवाज़ उठाया, लेकिन वही नकार खाने में गूंजती हुई तूती की आवाज़ शामिल रही। तो बुद्धिजीवियों की एक सहानुभूति रही है और आगे भी रहती आएगी। बुद्धिजीवियों की कमी भी नहीं है सर। पिछले ही वर्ष देखिए कि राष्ट्रीय पुरस्कार डॉक्टर कमलकांत जी को मिला साहित्य अकादमी का। इस बार बाल साहित्य में साहित्य अकादमी का पुरस्कार श्रेणी में डॉक्टर वीरेंद्र झा जी को मिला। तो इतने एक छोटे से शहर में ऐसे ऐसे भी होती है जहाँ राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कार प्राप्त करके आ रहे हैं। यहाँ का वहीं वकील साहब जो है चंदेश्वर प्रसाद जी, उनका लड़का क्रिकेट में कई जगह जाकर खेला है, कई जगह यहाँ से IAS IPS IFS भी निकले हैं। तो वो ठीक है, तो बौद्धिक स्तर, लेकिन यहाँ के लिए क्या हो सकता है, क्या बदलाव हो सकता है? जयनगर से मैं दूर हूँ, लेकिन जयनगर की सांस्कृतिक पहचान हमेशा मेरे मन में रहती है। जो ही इंद्र पूजा आते हैं तो इंद्र पूजा के मेले की झलक, दुर्गा पूजा है तो बिहार का सबसे ऊंचा दुर्गा मंदिर जो जयनगर गांव में है, काली मंदिर, काली पूजा का जो मेला है, ऐसी सरस्वती पूजा के दिन देखिए 15 अगस्त 26 जनवरी में बच्चों की जो परेड निकलती है, ये सारी चीज़ें मेरे दिमाग में अभी तक एक अमिट छाप छोड़ी हुई है। तो सांस्कृतिक तौर पे कई महिला विकास मंच का मैं देखता रहता हूँ कार्यक्रम, शिखा सिंह के नेतृत्व में हुआ अभी, हाँ, ऐसे रोटी बैंक है, 4 वर्ष पूरा रोटी बैंक है जिसके काम काफ़ी सराहनीय है। लकी राव जी मिले थे आज। हाँ, इसके बाद ऐसे कई संस्थान हैं, मारवाड़ी युवा संगठन है, मारवाड़ी युवा मंच, कोविड काल में कई और कुछ सूर्य युवा मंच है। ऐसे जी ऐसे कई स्वयंसेवी संस्थान हैं जिन्होंने अनवरत कोशिश किया हुआ है सामाजिक जागरूकता का, सामाजिक जन चेतना के लिए। तो यह वास्तव में होते रहना चाहिए, होता रहेगा। और जयनगर में इसकी इन संगठनों की एक अपनी भूमिका है, महती भूमिका है और यह अनवरत चलता रहेगा। लेकिन इसके साथ सवाल है कि आप संगठन जो भी काम कर रहे हैं वह आपके क्रियाकलापों की छाप कहाँ तक छोड़ पा रहे हैं। क्या आप केवल
हम पत्रकारों के द्वारा मीडिया में कुछ दिनों तक के लिए हैं, या प्रिंट मीडिया में 1-2 दिन तक समाचार पत्रों में आने के लिए हैं, या वास्तव में आपने ठान लिया है कि अपनी इस मुहिम को घर घर तक एक व्यक्ति तक पहुंचाएंगे। मैं देखता हूं कई बार लोग डायबिटीज़ अवेयरनेस का कैंप लगाते हैं, कैंप लगाने के बाद फिर अगले दिन से वो इतिश्री कर लेते हैं, क्योंकि उनकी सोच बस उस दिन तक एक लाइमलाइट में आने की होती है और मीडिया में आने की होती है। उसके बाद अगले दिन से वो भूल जाते हैं कि लोगों में जागरूकता फैलानी है, क्या करना है, आगे इसका कितने दिन तक इसका इम्पैक्ट रहेगा। तो लोगों को लगातार रूप से लोगों के बीच में जोड़ना पड़ेगा, घर घर जाके लोगों को अवेयरनेस प्रोग्राम चलाना पड़ेगा। अब हम यहाँ एक बात कहना चाहेंगे स्वास्थ्य से संबंधित जुड़े हुए। जयनगर अनुमंडल क्षेत्र में बिना निबंधन के फर्जी नर्सिंग होम चल रहे हैं और कई जगह जो है घर में भी डीएनसी कर जो है डीएनसी कर मांस का लोथड़ा यत्र तत्र फेंक दिया जाता है, जिसको जो है आवारा पशुओं के द्वारा नोचते हुए देखा गया। मैंने पूर्व में भी जब एक कमला रोड का चिकित्सक के द्वारा जो है कमला नदी परिसर में फेंक दिया था, तो वो हम वीडियो सहित आवाज़ उठाए थे। ये बात अलग है कि यहाँ के नर्सिंग होम के संचालकों के द्वारा मुझे झूठे खेत में फंसाने का कोशिश किया गया, अनेक धमकी मिला गया। बावजूद अभी पिछले महीने ही जो है ये जयनगर रेलवे स्टेशन के पास पानी टंकी के पास देखा गया था इस तरह का। तो इस पर जो है आप क्या कहेंगे? इसके ऐसी चीज़ों के लिए किसी व्यक्ति विशेष को इंगित न करते हुए एक पत्राचार के माध्यम से आप प्रशासन को लिख सकते हैं। और ये मत भूलिएगा कि केवल प्रशासन जयनगर में भी है। जयनगर से ऊपर प्रशासन मधुबनी में है, मधुबनी से ऊपर दरभंगा में है, दरभंगा से ऊपर मुजफ्फरपुर में, मुजफ्फरपुर से ऊपर पटना में, पटना से ऊपर दिल्ली में मौजूद है। तो और ये भी आप मत भूलिए कि जांच प्रक्रिया केवल एक जगह पर आकर सीमित नहीं होती है। जांच प्रक्रिया एक लंबी जांच टीम बैठती है और हर जगह से उस जांच टीम में सदस्य बैठते हैं। तो क्योंकि मैंने कुछ दिन पहले एक आवाज़ उठाई थी कस्टम वसूली की, जो कमला पुल पे होती थी, वो सब्जी वालों से पैसा वसूल रहे थे। मैंने उसके खिलाफ हर जगह किया और पीएमओ में भी डायरेक्ट कर दिया। मुझे पीएमओ से आया और जांच टीम बिठाई गई थी। तो हम किसी व्यक्ति विशेष को इंगित ना करें, किसी संस्थान विशेष को इंगित नहीं करें, बल्कि उससे क्या होगा, लोग निजी खुन्नस पे ले लेते हैं। हमें हमारी दुश्मनी किसी व्यक्ति विशेष से नहीं है, किसी खास लोगों से नहीं है। हमारी समस्याओं से दुश्मनी है। हम समाज की उस गंदगी को दूर करना चाहते हैं जो समाज स्वीकार नहीं कर रहा है, और यह हम करते आएंगे क्योंकि हमारी पहचान है बेखौफ और बेधड़क आवाज़ उठाना। हम झिझकते तो है नहीं और हमारी आवाज़ उठती रहेगी, हम उठाते रहेंगे। तो इसके खिलाफ पत्राचार कीजिए और डंके की चोट पे पत्राचार कीजिए। और मैं आपको बताना चाहूँगा, आप एक अभी आश्रम 1, आश्रम 2, आश्रम 3 एक वेब सीरीज़ निकला है। तो आश्रम 3 जब आप देखिएगा तो उस बाबा के खिलाफ कोई भी प्रशासनिक महकमा या स्थानीय राजनेता ये सब जाने की कल्पना तक नहीं करते थे। लेकिन पीड़िता जो थी उसने न जाने कितने स्तर से पत्राचार किया और एक जांच टीम बिठा दी गई, जांच टीम आ गई। तो ऐसा हमारे पत्रों में भी कोई ना कोई इस देश में APJ अब्दुल कलाम जैसे जीवट इंसान बैठा हुआ है, कोई ना कोई इस देश में TN सेशन जैसा प्रशासनिक पदाधिकारी बैठा हुआ है, KG राव जैसा प्रशासनिक पदाधिकारी बैठा हुआ है, जो इन्हीं सब चीज़ों के लिए पैदा हुआ है और इन्हीं सब चीज़ों के लिए अवसर बना हुआ है। RTI को हथियार बनाया जाए पत्रकारिता में भी और सामाजिक सुधार के लिए भी। जी, RTI सूचना के अधिकार से अवगत हुई है, लोगों को भी अवगत कराइए। आम लोग भी इसका उपयोग कर सकते हैं। बिल्कुल 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 कर सकते हैं। और सर आपसे एक प्रश्न है कि आप स्थानीय कई लोगों को रोजगार भी दिए हैं, और यहाँ के लोगों के लिए आपके मन में आगे के लिए क्या प्लान है कि जो बेरोजगारी बहुत है, इसमें कोई दो मत नहीं है, तो कैसे, और कुछ कुछ सुझाव भी दीजिए कि लोग क्या क्या लघु एवं कुटीर उद्योग के माध्यम से कर सकते हैं। आप क्या मतलब जो घर से बाहर जाना चाहते हैं उसके लिए क्या आपने दो चीज़ें कही सुभाष, दो अलग अलग चीज़ें। एक है
लघु उद्योग, दूसरा है रोजगार। मैं एक ऑटोमोबाइल सेक्टर का HR हेड हूँ। काफ़ी नामी गिरामी कंपनी है, मारुति के साथ जुड़कर काम कर रही है और 4000 लोग मेरे साथ कार्यरत हैं। अपने जयनगर क्षेत्र के, मिथिलांचल क्षेत्र के काफ़ी ज़्यादा लोग मेरे पास मौजूद हैं। अगर आपने 10वीं किया हो, 12वीं किया हो तो सिंपल ग्रेजुएट हैं तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं जयनगर न्यूज़ के माध्यम से। आप इनबॉक्स में मैसेज छोड़ सकते हैं, वहाँ से सुभाष जी या मैं आपको डायरेक्ट जवाब दे सकते हैं। और आगे आने वाले समय में प्रशासनिक सहयोग से या यहाँ के किसी संगठन के सहयोग से या हमारी एक स्वयंसेवी संस्था जो चल रही है आदर्श स्वदेश जागरण, उसके सहयोग से हम यहाँ रोज़गार कैंप भी लगाएंगे जो ऑथेंटिक होगा। हम लोगों को रोज़गार देंगे और मेरी कंपनी में ही जो सोनीपत में कार्यरत हैं, सोनीपत में स्थित है, वहीं पे उनको हम जॉब देंगे, वहीं पे वो हमारे साथ काम करेंगे। बस यहाँ से जो कुछ लोग, कुछ नहीं अधिकांश लोग जो नौकरी करने जाते हैं, उनकी जो कुछ मानसिकता जो उनको बाहर में पीछे खींचती है, वो हम बताते हैं। वो काम करने के लिए खुद को मानसिक तौर पर तैयार नहीं रखते हैं। हाँ, तो काम तो करना ही होगा। मैं डे नाइट की नौकरी कैसे करूं? अब कोई फौजी ये नहीं कर सकता कि मैं रात को बॉर्डर पे नहीं रह सकता, पर नहीं जाऊंगा। कोई ट्रेन का गार्ड यह नहीं कर सकता कि मैं रात में ट्रेन में गार्ड का रोल हर समय के लिए तैयार होना। तो कोई फैक्ट्री अगर 24 घंटे चलती है तो आपको अपने शिफ्ट के अनुसार रोटेट होना पड़ेगा। कुछ लोग जो केवल डिग्री लेकर होते हैं, जिनके पास हुनर नाम की कोई चीज़ नहीं होती है, तो वो अपने साथ डिग्री को बांध कर चलते हैं। वो झटके में 25,000 50,000 की नौकरी का ख्वाब पाले होते हैं। तो इस चीज़ से बाहर निकल जाइए। हर राज्य की सरकारों ने वहाँ के लिए मिनिमम वेजेज अर्थात न्यूनतम वेतनमान निर्धारित कर रखा है। हमारी कंपनी आपकी शुरुआत न्यूनतम वेतनमान से करेगी और काफ़ी सुविधाएं हैं आपके परिवार के लिए। मेडिकल, आपके प्रोविडेंट फंड, आपके बैंक में, आपके खाते में आपकी हर महीने की 1 से लेकर 5 तारीख के बीच में आपका वेतन का आ जाना, सब्सिडाइज्ड आपको फूड मिलेगा, आपको इंश्योरेंस मिलेगा। ऐसी कई सारी सुविधाएं हैं जो हमारी कंपनी आपको मुहैया कराती है। तो ये तो हो गया रोज़गार। और ये ज़रूरी नहीं है कि मेरी कंपनी, कहीं भी ऐसे मेरे सर्कल में कम से कम 50 कंपनियां हैं जहां मैं अपनी तरफ के लोगों को रोज़गार दे सकता हूं। और साथ ही मेरे अनुज धर्मेंद्र भारद्वाज हैं जो बोवाजा के नाम से हैं, उनकी एक कंपनी भी चल रही है मैन पावर प्लेसमेंट की, संभव एंटरप्राइजेज, जो रजिस्टर्ड है दिल्ली सरकार द्वारा, जिसके वो एंटरप्रेन्योर हैं। तो आप उनसे भी संपर्क कर सकते हैं अगर आप रोज़गार के लिए बाहर जाना चाहें तो। अब बात करते हैं कि आपने कुटीर उद्योग की बात किया, तो यहाँ लोग मैंने देखा है पान की दुकान खोल लिया, चाय की दुकान खोल लिया, भूजे की दुकान खोल लिया, नाश्ता समोसा इसकी खोल लिया, या कपड़ा की दुकान खोल लिया गया, या परचून की दुकान खोल लिया गया। चलिए अच्छा है, कुछ लोग लगे हुए हैं, अच्छा है, मैं इसको बुरा नहीं कहता हूँ। लेकिन क्या आपने एक छोटी सी फैक्ट्री लगाने की सोची? नहीं? तो लगाइए, आप बना सकते हैं। इसके लिए जो जितने भी अगर कोई अभिभावक सुन रहे होंगे तो उनको सलाह है अपने बच्चों को, हाजीपुर में एक भारत सरकार की संस्था है सीपेट, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक टेक्नोलॉजी, वहाँ से उनको प्लास्टिक इंजीनियरिंग करवाइए, जिसकी डिमांड आगे आने वाले समय में लगातार रहेगी। बिहार सरकार लगभग बहुत सारे छूट देती है, सब्सिडी देती है, लोन देती है। और आप देखिए आपके घर में 60% से ज़्यादा चीज़ें प्लास्टिक की बनी हुई आपको मिलेंगी। और आप उसमें से कुछ अलग हटकर सोचिए। हाजीपुर इंडस्ट्रियल एरिया में यहाँ सीपेट है, बहुत बड़ी संस्थान है। और मैं वहाँ पढ़ाया जाता रहता हूँ, वहाँ से स्किल्ड लोगों को हायर करता हूँ, 200 लोगों को मैं वहाँ से हायर करता हूँ। एक बार मुझे भी सर के साथ जाने का अवसर 2018 में सितंबर में मिला था। जी, तो अभी मैं युवराज को बता रहा था कि अगर जयनगर में 15,000 की आबादी है तो 15,000 घरों में तो 15,000 बाल्टियाँ होंगी, 15,000 मुर्गे होंगे, 15,000। हाँ, तो एक प्लास्टिक की फैक्ट्री तो आप लोग लगा ही सकते हैं इस तरीके से।
आप झाड़ू की फैक्ट्री लगा सकते हैं। हाँ, जो रोजमर्रा ऐसे छोटी छोटी चीज़ें। और यूट्यूब पे ऐसे बहुत से एंटरप्रेन्योरशिप बनने के बहुत से वीडियोस हैं। यूट्यूब केवल फिल्मी गाने या मूवी देखने के लिए नहीं बना हुआ है। आप उसमें यूट्यूब को माध्यम बनाकर भी जयनगर एरिया में कई लोग जी। एक तरह से समझिए स्वरोजगार प्राप्त कर रहे हैं। एक है सतीश शर्मा, यहाँ के ग्रामीण ही है, बरकुरवा दुलीपट्टी के आसपास के जी। अच्छा खासा वो अपना कर रहे हैं। अपना वेबसाइट में उनका दुनिया स्तर पर टॉप स्तर का चलता है, वेबसाइट भी है। प्रकाश जायसवाल हैं एक यूट्यूबर, जिनका कि सिल्वर बटन प्ले आया है। कई लोग हैं, जगदीश सर हैं, प्रोफेसर जगदीश प्रसाद यादव जो कि कॉलेज से भी जुड़े हैं, लेकिन उनका एडिटिंग और वीडियो के मामले में बहुत प्रसिद्ध रहते हैं। उसके अतिरिक्त गाने भी इस एरिया में हैं। झंझारपुर में एक लड़का चंदू करके है, वो भी आजकल बहुत लोकप्रिय हुआ। इस तरह से भी एक नया क्षेत्र, इस क्षेत्र में भी कई लोग आगे बढ़े हैं। बहुत कई संभावनाएं हैं। तो अंत में सर, तो सुभाष भैया, मुझे लगा कि एक सार्थक बात हमारी आज हुई है। जयनगर न्यूज, जयनगर नाव और जयनगर लाइव तीनों पेज के माध्यम से अपने पाठकों से, अपने दर्शकों से जुड़े हैं। और हम प्राय लाइव आया करते थे, लेकिन बीच बीच में हम आते हैं व्यस्तता की वजह से। हमारी हमेशा इच्छा रहती है कि आप लोगों से जुड़े। दशहरा में हम सभी लोग आए हुए थे, एक जगह मिले और सोचे कि आप सब उनके समक्ष शहर की मुद्दों को लेकर सामने आया जाए। तब अंत में अपना अंतिम रिमार्क आप दीजिए, सब लोग कुछ कहकर हम लोग लैब को खत्म करें। चलिए, आज का कार्यक्रम जो है बहुत अच्छा रहा। भविष्य में हम चाहेंगे कि इस तरह की बैठक होती रहे। बैठक होने के बाद जो है क्या है कि बहुत सारे बातों से अवगत होते हैं, जो चीज़ हमें नहीं पता, बैठक के माध्यम से हमें पता चलता है। जैसे अभी गुरु भाई ज्ञानंद ने बताया, रोजगार के संबंध में ऐसा किया जा सकता है और पॉसिबल भी है। अगर आदमी का हौसला बुलंद हो तो कामयाबी इसकी कदम चूमेगी, इसकी गारंटी है। युवराज जी, आप भी कुछ अपना, इतना देर से आप खड़े हैं, सुन रहे हैं, अपना बात रखिए, क्या रखना चाहेंगे लोगों के समझ। युवा हैं आप भी, आगे रोजगार कर भी रहे हैं, रोजगार की तलाश में भी हैं। बेहतर रोजगार हमेशा लोग अपना देखते हैं। और युवराज जी बहुत अच्छे एडिटर भी हैं, फोटो वीडियो एडिट करने हैं। इनके ट्विटर पर कम से कम 3 दर्जन लोग हैं, विधायक, सांसद या और भी लोग जो वेरीफाइड लोग हैं, इनको फॉलो करते हैं। बहुत देखिए, सब कुछ आपके सामने जो कि ज्ञानेंद्र भैया और सुरेश भैया बता दिए हैं। रोजगार के मामले में जो कि झाड़ू की फैक्ट्री लगाना, बाल्टी की फैक्ट्री लगाना, जो कुछ भी है, जो उन्होंने मुझे बताया और आप लोग के माध्यम से, लाइव टेलीकास्ट के माध्यम से भी सब लोगों को बताया। आप लोग भी रोजगार भी लगा सकते हैं, रोजगार भी कर सकते हैं। आप लोग दे भी सकते हैं, बेरोजगार नहीं है, ये आपके ऊपर भी निर्भर है। आप भी कुछ काम कर सकते हैं। तो जाते जाते सुभाष जी, मैं जयनगर के खासकर स्टूडेंट वर्ग और जिनका भी रुझान शिक्षा क्षेत्र से रहा है, उनसे जाते जाते निवेदन करूंगा। सर, पहले शिक्षा आर्य कुमार पुस्तकालय में अपनी उपस्थिति जरूर दर्ज कराइए। यह आपके आगमन की बाट जो होता रहता है, इसकी खाली कुर्सियां आपका इंतजार करती रहती है। यहाँ मौजूद पत्र पत्रिकाएं बेसब्री से आपके आने का इंतजार कर रही हैं और काफ़ी अच्छी किताबें, काफ़ी अच्छी पुस्तकें यहाँ मौजूद हैं। किताबों को दोस्त बनाइए, या आपका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे, या आपको कुछ देकर ही मानेंगे। तो आर्यकुमार पुस्तकालय में आइए, अपनी उपस्थिति जरूर दर्ज कराइए। डिजिटल माध्यम से भी पढ़ाई कीजिए, लेकिन प्रिंटेड माध्यम से पढ़ा हुआ अधिक समय तक याद रहता है, यह कई रिसर्च में भी सामने आया है। तो पुस्तकालय भी आइए, इसी बहाने यहाँ देखिए। और पुस्तकों के संग्रह के मामले में जयनगर का जो आर्यकुमार पुस्तकालय है, इस मिथिला एरिया में कुछ प्रसिद्ध पुस्तकालयों में और बहुत प्राचीन भी है। यहाँ से कभी सम्मेलन होते रहे हैं, कभी संगोष्ठियाँ और कई साहित्यिक संस्थाएं भी हैं जयनगर में, ज्योत्सना मंडल और भी कई। तो भाग लेते रहिए और जीवंत बनाए रखिए यहाँ की साहित्यिक परंपरा को और कला संस्कृति को। तो धन्यवाद। हम लोग फिर कभी अन्य मुद्दों पर